ACT. Yes. I'm especially asking for zoology. How was your zoology paper? Excellent. Very good. Perfect. I'm especially talking about zoology and nothing else. So nice. Okay. फाइन तो फिर आज अपन को सिलेबस तो हो गया है, तो रिवीजन स्टार्ट करना है ना? हाँ जी, तो मैं अपने हिसाब से, देखिए ज्यादातर लोगों की जो डिमांड थी वो थी बायोमोलिक्यूल्स, तो मैं क्या करता हूँ, बायोमोलिक्यूल्स तो डिटेल से पढ़ा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर वो चीजें पढ़ा दूंगा जो सारी इंपॉर्टेंट है हर एक चैप्टर की, ठीक है। हाँ जी, सब कुछ, एक्सक्रीशन, मूवमेंट, लोकोमोशन, नर्व इम्पल्स, कंडक्शन, सर्कुलेशन, एनीथिंग जो भी जिससे रिलेटेड है वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा दूंगा। ऐसा करो, बायोमोलिक्यूल्स ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं उन्होंने ढंग से पढ़ा नहीं है, तो मैं इसको बिल्कुल प्रॉपर जैसे 12th के चैप्टर्स पढ़ाए हैं वैसे ही पढ़ा दूं। बोलो। ठीक है ना? डन। तो मैं बिल्कुल वैसे ही पढ़ा रहा हूं जैसे बिल्कुल एकदम फ्रेश आप बच्चे हैं और आपको कुछ नहीं आता है, वैसे ही आपको बायोमोलिक्यूल्स स्टार्ट कर रहा हूं। सो प्लीज मेक अ न्यू हेडिंग, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी 3 to 4 क्वेश्चंस पर ईयर आते ही आते हैं, 3 क्वेश्चंस एटलीस्ट मान लो। तो बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूं आपको कुछ नहीं आता, डोंट वरी आशी। तो अपन बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, और बिलीव मी, मेरी बात सुनो ध्यान से, कि आपको 100% सब कुछ आ जाएगा। एक फोन है, मैं देख लेता हूं। हेलो। हाँ सॉरी, बेटा एक फोन कॉल था। आपके टेस्ट से ही रिलेटेड था। 4 दिसंबर को आपका टेस्ट है ना? 4 दिसंबर को आपका टेस्ट है, कमिंग टेस्ट जो भी है। तो उस 4 दिसंबर के टेस्ट में क्या आएगा, तो वही सिलेबस में डिस्कस कर रहा था। मैंने प्रपोज किया है कि 12th का पूरा है, फुल सिलेबस टेस्ट हो 12th का जूलॉजी का। इज इट ओके? हाँ तो बच्चों बहुत अच्छे से फुल सिलेबस टेस्ट की तैयारी करिए 12th की, और उसमें जो भी डाउट्स आते जाएं फटाफट पूछते जाइएगा। आप क्लास में भी पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप, और स्पेशली कोशिश करें एलन जो ई सोल्यूशन ऐप है उसके थ्रू पूछें, राइट। चलिए तो अब अपन बायोमोलिक्यूल से स्टार्ट करें पढ़ना। बेटा एलन ई सोल्यूशन ऐप में
आप मुझे भेजिए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जिसका मैंने आंसर ना दिया हो, मुझे भेजिए डायरेक्ट, डॉक्टर रोमिल सिंह पटेल, ओके, जूलॉजी के ये नहीं कि तुम फिजिक्स केमिस्ट्री भेजने लगो। समझ में आ गया? चलिए, नहीं तो व्हाट्सएप, थ्रू व्हाट्सएप भेजिए, है ना? ओके, हाँ जी, तो मैं बात कर रहा था बायोमोलिक्यूल्स, बस अब बातें नहीं है ना, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें मान लो किसी सेल, बायोमोलिक्यूल्स क्या है, जो जिनसे मिलकर के हम, हमारी जो सेल बनी है, तो उसके स्पेशली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो हम बात करते हैं, उसको हम बायोमोलिक्यूल्स में स्टडी करते हैं, इनऑर्गेनिक को नहीं करते हैं। क्या ये छोटी सी बात आपको पता है कि बायोमोलिक्यूल्स में केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं, इनऑर्गेनिक नहीं? डू यू हैव दिस आइडिया? यस, तो हम जो पढ़ते हैं उन्हें उन्हें वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, ठीक है, जबकि सेल में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों होते हैं। मैं दोनों को सेपरेट करना बताऊंगा, लेकिन पहले आपको क्या समझना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स में क्या क्या रहता है, सेल के अंदर क्या क्या होता है, तो देखिए क्या हुआ, कोई भी एक सेल ले लो, ठीक है, सेल ले लिया हमने, लिविंग सेल, और उस लिविंग सेल का क्या किया, सिर्फ सुनो अभी फिर मैं लिखवाऊंगा। तो उस लिविंग सेल को क्या किया, क्रश किया, क्रश दैट सेल, ठीक है, क्रश कर दिया, और फिर वहां पर ट्राइक्लोरो एसिटिक, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड दे दिया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, है ना, उसमें क्या दे दिया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड दे दिया। मेरी बात समझ में आई? तो जब हमने उसमें ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाल दिया, तो वो पूरा मैश हो गया। एक्चुअली हमने मोर्टार और पेस्टल का यूज किया। क्या आप लोग मोर्टार और पेस्टल जानते हैं? ऐसे एनसीईआरटी में लिखा है। आप लोग चाहो तो अब एनसीईआरटी अपने साथ रख लो, ना चाहो तो कोई बात नहीं। वैसे एनसीईआरटी अगर अपने साथ रख लोगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है, पढ़ते समय। तो हाँ, सिलबट्टा बहुत अच्छा लिखा बच्चे ने, है ना। तो जैसे क्या होता है, मोर्टार और पेस्टल से ऐसे कूटते हैं ना उससे, तो सेल को, ये मशीन इतनी बड़ी नहीं है, वो जरा सी है, छोटा सा सेल को कर रहे हैं, इसलिए उससे क्या किया, खूब अच्छे से पेस्ट बना दिया, उसका थिक स्लरी मिल गई, और एसिड डाल दिया, और फिर ये जो स्लरी बन गई, स्लरी समझ गए ना, स्लरी बन गई वो, उस स्लरी को फिल्टर किया, फिल्टर किया। आप सुनो ध्यान से, जब उसे हम फिल्टर करेंगे, तो जैसे मान लो हम किसी चीज से फिल्टर कर रहे हैं, ऐसे फिल्टर कर रहे हैं, समझ गए क्या बनाई मैंने? हाँ, सीव, छन्नी, इससे आपने फिल्टर किया। तो जैसे फिल्टर किया, तो कुछ सब्सटेंस तो नीचे आ गए, फिल्टर करने पर कुछ सब्सटेंस नीचे आ गए, लेकिन कुछ बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऊपर रह गए। तो जो नीचे आ गए उसे कहते हैं एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। प्यारे बच्चों समझना, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, एसिड मतलब क्योंकि हमने ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डाला था, इस वजह से एसिड एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन बन गया। और जो ऊपर है वो क्या हो गया, इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। तो कुछ चीजें हैं, कुछ जो नीचे आ जाएंगे एसिड सॉल्युबल, और कुछ हैं जो एसिड इनसॉल्युबल रहेंगे। ध्यान से समझना, एसिड सॉल्युबल जो होते हैं नीचे, इनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है वो नीचे आ जाते हैं, और जिनका ज्यादा होता है वो ऊपर रह जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या रह जाएंगे कि मॉलिक्यूलर वेट कैसा है, मोर देन 1000 डाल्टन, इससे ज्यादा है तो ये ऊपर हो गए, और कम है तो नीचे आ गए।
ये बेसिक बात समझ में आ गई, एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल। बेटा सिर्फ एनसीईआरटी साथ रखिए, 11th के नोट्स की जरूरत नहीं है। मैं प्रॉपर नोट्स बनवाऊंगा, जैसे अभी आपको बायोटेक पढ़ाया है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ाया है, रिप्रोडक्शन पढ़ाया है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस पढ़ाया है, एनिमल हस्बेंड्री पढ़ाया है, बिल्कुल वैसे ही पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, तो आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं साथ में, पक्का मस्त रिवीजन हो जाएगा। आप सुनो ध्यान से, ठीक है, मतलब एक तरह से पढ़ाई हो जाएगी पूरी, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो बच्चे ध्यान देते नहीं है, और पता नहीं पढ़ाया भी नहीं जाता और पढ़ते भी नहीं ढंग से। ठीक है, सो लिसन मी केयरफुली। तो मैंने कहा एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, ये क्लियर हो गया कि भाई 1000 डाल्टन से जो नीचे है, कम है, वो नीचे आ जाएगा। 1000 डाल्टन यानी 800, मतलब ये जो 1000 लिखा है इसको मैं लिख देता हूं 800 टू 1000 डाल्टन। लेकिन इससे कम होता है 1000 डाल्टन से या 800 डाल्टन से लिपिड का, जो लिपिड होता है ना, वो कम होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट। फिर भी लिपिड ऊपर रहता है, लिपिड। तो जो ऊपर रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स। ऊपर जो रहेंगे वो क्या कहलाएंगे? मैक्रोमोलिक्यूल्स। जो नीचे आ जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? माइक्रोमोलिक्यूल्स। क्या इसमें कोई दिक्कत है किसी को? मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स में आ? लेकिन लिपिड जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, फिर भी वो ऊपर रह जाता है। तो इसे किस में रखेंगे, मैक्रो में या माइक्रो में? नहीं बेटा, इसे मैक्रो में ही पढ़ेंगे, ऑल्दो उसका साइज छोटा है। तो हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये ऊपर रह गया। सुनो ध्यान से, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल ही पढ़ेंगे इसको। ये ऊपर इसलिए रह गया क्योंकि ये बहुत सारे कंपाउंड, लिपिड बहुत सारा जो सेल मेम्ब्रेन वगैरह होता है उसके साथ कंपाउंड बना के रखता है। और जब कंपाउंड बना के रखता है तो वो कंपाउंड होने की वजह से नीचे की तरफ नहीं आता, मतलब एग्रीगेशन रहता है वहां पर। और ऑफ कोर्स लिपिड है, वाटर सॉल्युबल नहीं है। लिपिड तो तब जाएगा जब लिपिड सॉल्युबल होगा, वाटर सॉल्युबल होता तो नीचे चला जाता। इसका मतलब वो वाटर इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है जो ऊपर साइड की तरफ रहा। ठीक है, अब क्लियर हो गया सबको? हाँ जी, वो हाइड्रोफोबिक होता है, ये समझाया अभी, बायोटेक में बताया था आपको। क्लियर है? अब मैं एक एक पॉइंट लिखवा देता हूं बेटा, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप देख लो पहले बोर्ड में। वैसे मुझे नहीं लगता कि कुछ लिखने की जरूरत है, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, बोर्ड में तो कुछ भी नहीं है, लिखो। ज्यादातर मैं एनसीईआरटी की लाइंस लिखवाऊंगा। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखो, वेरियस बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ लिविंग टिश्यू। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखो, वेरियस, एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स हैं, बट एक बार लिखोगे प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे तो मजा आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? वेरियस बायोमोलिक्यूल्स present in a living tissue can be studied by their chemical analysis, can be studied by their chemical analysis, can be studied by their chemical analysis। तो सेंटेंस क्या है कि various biomolecules present in a living tissue can be studied by their chemical analysis। ओके, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल a living cell should be grind। First of all, a living cell should be grind। First of all, a living cell should be grind and mixed with trichloroacetic acid, mixed with trichloroacetic acid, ये तो पता ही है आपको, mixed with
ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड, जानते हैं आप लोग, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड इन मोर्टार एंड पेस्टल, विद मोर्टार एंड पेस्टल, विद मोर्टार एंड पेस्टल। ठीक है, तो ग्राइंड किया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड मिक्स किया विद मोर्टार एंड पेस्टल का यूज करके अपन ने। नाउ वी फिल्टर दिस स्लरी विद चीज क्लॉथ और कॉटन। नाउ वी फिल्टर दिस स्लरी, कैसे फिल्टर करते हैं? विद चीज क्लॉथ, सिंपल क्लॉथ है तो चीज क्लॉथ और कॉटन। तो आप तो कॉटन से फिल्टर करें या फिर चीज क्लॉथ से फिल्टर करें। यस यस, मसलिन करेक्ट है तेजस दसानी, चीज क्लॉथ दैट इज मसलिन। ठीक है, तो आप जानते हैं, अच्छी बात है। तो मैंने कहा कि चीज क्लॉथ से फिल्टर करें या फिर किससे करें, बोलो? हाँ जी, कॉटन से कर लें। क्लियर है? now we obtain two fractions. Now we obtain two fractions. Now we obtain two fractions. ठीक है, फर्स्ट फ्रैक्शन करके लिखो, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। पहला फ्रैक्शन क्या लिखोगे? एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। फर्स्ट करके लिखो, टू फ्रैक्शन है ना, तो पहला लिखो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, स्लैश करके लिख सकते हो फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट, स्लैश करके लिख सकते हो एसिड सॉल्युबल पूल। तो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन कहो, एसिड सॉल्युबल पूल कहो, या फिर फिल्ट्रेट कहो। बात तो समझ में आई गई? तो एसिड सॉल्युबल पूल कहो, फिल्ट्रेट कहो, या फिर क्या कहो, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। अब सेकेंड लिखो बेटा, सेकेंड क्या हो जाएगा? आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा सबको, है ना? तो फटाफट लिखो, जो सेकेंड टाइप है, एसिड इनसॉल्युबल पूल और एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन और रिटेंटेट। रिटेंटेट जानते हो क्या? क्या हो गया ये? रिटेंटेट, RETENTATE, रिटेंटेट, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन और एसिड इनसॉल्युबल पूल। रिटेंटेट मतलब जो रिटेन रहा, जो ऊपर रहा। क्लियर हो गया? तो दो फ्रैक्शन हैं। अब ठीक है, ये तो क्लियर हो गया रिटेंटेट। अब सुनो ध्यान से, इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं रिटेंटेट के, यानी एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शंस कौन कौन से हैं? तो एक सेंटेंस लिखिए, सॉरी इसके एग्जांपल्स लिखिए। रिटेंटेट के एग्जांपल्स बोल रहा हूं मैं, तो ध्यान से लिखो। एग्जांपल, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड्स एंड लिपिड्स। प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, polysaccharides and lipids. Proteins, nucleic acids, polysaccharides and lipids. Okay? अब इसमें लिखो actually retentate consist macromolecules.
Actually, retentate consist macromolecules. Actually, retentate consist macromolecules. Actually, retentate consist macromolecules which have molecular weight more than 1000 Dalton, which have molecular weight more than 1000 Dalton, which have molecular weight more than 1000 Dalton, molecular weight more than 1000 Dalton. अब नीचे स्टार पॉइंट बना करके लिखिएगा, lipids are micromolecules according to molecular weight. Lipids are micromolecules according to their molecular weight, which is less than 800 Daltons, which is less than 800 Daltons, but they are obtained under macromolecular fraction. But they are obtained under macromolecular fraction. But they are obtained under macromolecular fraction. But they are obtained under macromolecular fraction due to their insoluble nature, in water, that is aqueous medium. Insoluble nature in water, that is aqueous medium. Okay, that is aqueous medium. Is it clear? Acid insoluble fraction basically consists macromolecules and cell organelles. Acid insoluble fraction basically consists macromolecules and cell organelles. जैसे मान लो राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब भी ऊपर ही रहेंगे ना, तो वो एसिड इनसॉल्युबल जो बायोमैक्रोमोलिक्यूल हैं वो तो है ही हैं। ये समझ में आया ना? तो लिखो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन बेसिकली कंसिस्ट मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड सेल ऑर्गेनेल्स। बेटा प्रॉपर सेल ऑर्गेनेल्स क्रश नहीं होते, एक तो सेल बहुत छोटी है और उसमें सेल ऑर्गेनेल्स को क्रश करना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इसलिए सेल ऑर्गेनेल्स भी मैक्सिमम ऊपर ही रहते हैं। यहां पर फॉल्ट हो जाती है बच्चों से, बच्चों को क्या लगता है बिल्कुल स्लरी बना दिया, सब नीचे आ गया और ये ऊपर रह गए। नहीं, जब भी कभी सेल ऑर्गेनेल पूछे, एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ना, तो उसमें देखो सेल ऑर्गेनेल्स ऊपर लिखे होंगे। वो अलग बात है कि सेल ऑर्गेनेल मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल थोड़ी ना है, वो तो ऑर्गेनेल है। ये चैप्टर बेटा 7-8 लेक्चर्स में, 6-7 लेक्चर में हो जाएगा, 6 से 7। आज फर्स्ट लेक्चर है तो 6 से 7 लेक्चर्स में हो जाएगा आराम से। ओके दीपांशु? हाँ जी, 2 वीक्स। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। पहले क्लियर हो गया कि सेल ऑर्गेनेल किस में आएंगे।
ओके, तो सेल ऑर्गेनेल्स किस में आ गए, मैंने ये बात बता दी। अब दूसरी बात लिख लो भाई, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन वाली। तो लिखो acid soluble fraction, acid soluble fraction consist biomicromolecules having biomacromolecules having acid soluble fraction consist biomacromolecules having molecular weight less than 1000 Dalton, especially in between 18 to 800 Dalton. ये एनसीईआरटी ने लिखा है, especially in between 18 to 800 Dalton, especially in between 18 to 800 Daltons. Micro, yes, micromolecules. ठीक है, तो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में क्या रहेगा, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रो MI, ठीक है। और इसमें मैंने क्या बोला, एनसीईआरटी में ये दिया 18 to 800, टेक्निकली होता है 1000 से नीचे, बट 1000 से नीचे एनसीईआरटी में नहीं लिखा। एनसीईआरटी में क्या लिखा है, 18 से 800, 18 to 800 डाल्टन, इसलिए मैंने दोनों बातें लिखवा दी आपको, 1000 से नीचे, स्पेशली क्या, इन बिटवीन 18 to 800 डाल्टन्स, इजंट इट। चलिए, क्लियर हो गया। तो एग्जांपल लिखो इसके, पॉलीसैकेराइड्स, सॉरी माइक्रो के एग्जांपल लिखो, अमीनो एसिड्स, नाइट्रोजनस बेसेस, मोनोसैकेराइड्स, अमीनो एसिड्स, नाइट्रोजनस बेसेस, मोनोसैकेराइड्स ब्रैकेट में लिख देना शुगर्स। तो कौन सी, मोनोसैकेराइड शुगर्स। क्लियर हो गया क्या सबको? ठीक है, तो अब आपको बायोमोलिक्यूल्स की डेफिनेशन समझ में आ गई। बायोमोलिक्यूल्स मैंने कहा जो जिसमें कार्बन हो वो बायोमोलिक्यूल है, कार्बन नहीं है तो वो बायोमोलिक्यूल नहीं है। ठीक है, एग्जांपल्स तो नोट कर लिया ना बेटा, नाइट्रोजनस बेसेस आ जाएंगे, मोनोसैकेराइड्स आ जाएंगी, अमीनो एसिड्स आ जाएंगे। माइक्रो में प्रोटीन किसका है, अरे यार बच्ची अरीबा कितने बार लिखवाऊं मैं कि प्रोटीन किसका है? प्रोटीन बायो मैक्रो में है, मैक्रो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में है। नोट कर लिया सबने? ठीक है, अब सेलुलर मास का परसेंटेज देखो, परसेंटेज ऑफ सेलुलर मास, परसेंटेज ऑफ सेलुलर मास, तो इसकी एनसीईआरटी ने एक टेबल बना दी है, ये आपको लर्न करनी है, परसेंटेज ऑफ सेलुलर मास। तो उन्होंने तो रफ लिखा है, मैंने उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्या है, वाटर है ना, फिर प्रोटीन्स, फिर
न्यूक्लिक एसिड्स, फिर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फिर लिपिड्स, और फिर आयंस। आयंस मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होंगे। तो वाटर तो बहुत होता है, 70 to 90%, प्रोटीन्स 10 to 15%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7%, कार्बोहाइड्रेट 3%, ये 2%, ये 1%, आयंस यानी आयनिक कंपाउंड्स। इसे नोट करो, पहले नोट करो जल्दी से। सारे कंपाउंड्स मैंने विद परसेंटेज लिखवा दिया आपको। ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया ये। बताओ जल्दी से। अब एक बात बताओ कि जैसे आपने लिखा वाटर, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, आयंस, ये तो लर्न करना है। कोई ट्रिक है इसको लर्न करने की आपके पास? आ? क्या है? क्या ट्रिक है? वाटर पेंसिल? तो पेंसिल तो गड़बड़ हो जाएगा ना, आई पहले आ जाएगा। हाँ जी, बच्चे ने कहा विदाउट पेन नो क्लास। कुछ भी बना लो, है ना, लेकिन ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाओ। आप लोगों ने क्या किया है, जो एनसीईआरटी का ऑर्डर है उसमें लिख दिया है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाओगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? कुछ भी बना लो, विदाउट पेन बना लो, है ना, नो क्लास, ये सही है। इसके आगे लिपिड और आयंस भी तो हैं। तो जैसे आप कहोगे इसे कि विदाउट पेन नो क्लास, और एल को क्या कहोगे? विदाउट पेन नो क्लास। ठीक है, अरे ऐसा ऐसा मत करो, फिर वो क्लास का एल ले लोगे तो लिपिड बन जाएगा, ऐसा नहीं बनेगा। आप ऐसे बनाओ, देखो आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो, मैं आपको दे भी रहा हूं, टाइम भी दे रहा हूं। विदाउट पेन नो क्लास, नो क्लास। अब एल और आई का और बना दो तो बढ़िया बन जाएगा, सबका सभी का बन जाएगा परमानेंटली। तो आज इसे इसे ऐसे कर लो कि आज हम इसे लर्न ही कर लेंगे चाहे कुछ हो। तो जो बेस्ट ऑप्शन आएगा वो मैं आपको यहाँ पर लिख दूंगा। विदाउट पेन नो क्लास, आगे विदाउट पेन नो क्लास। यस, एक ने लिखा नो क्लास लो आईक्यू। यस, ये मजा आ गया। तो ये याद कर लो, विदाउट पेन नो क्लास लो आईक्यू। जब क्लास ही नहीं होगी तो आईक्यू मतलब इंटेलिजेंसी, नो इंटेलिजेंसी, ऐसा लिख सकते हो, है ना, लो इंटेलिजेंसी। ठीक है, तो अब ये क्लियर हो गया, आप परमानेंटली याद कर लो। अब इसमें देखो अच्छे से क्या है, वाटर सब जानते हैं ज्यादा होता है, दिक्कत कहाँ आती है बाकी में से। तो आप देखो ये तो दोनों याद करोगे 5 to 7, फिर तो बहुत इजी है ना। 3 to 1, नीचे वालों में तो क्या ऑर्डर है, 3 to 1 परसेंटेज में, 3 to 1, 3 2 को ऐड करो तो 5, और फिर बाकी ये दो याद कर लो। तो परसेंटेज एक तरह से अपने को लर्न हो जाएगा।
तो विदाउट पेन नो क्लास, लो IQ। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? चलिए अब मैं अगली बात करता हूं। अगला स्टेटमेंट तो लिखवा दूं, वो कार्बन कंपाउंड्स वाला। तो लिखो, ऑल कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट। सेंटेंस क्या लिखोगे? ऑल कार्बन कंपाउंड्स दैट, all carbon compounds that we get from living tissue, from living tissue can be called as, from living tissue can be called as biomolecules, can be called as biomolecules। इस स्टेटमेंट को तो बेटा भूलना ही नहीं है। बायोमोलिक्यूल्स कौन हैं? जिनमें कार्बन कंपाउंड है। जिनमें कार्बन कंपाउंड नहीं है वो बायोमोलिक्यूल नहीं है, ना मैक्रो है ना माइक्रो है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को तो बॉक्स में बंद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारा सेंटेंस है। अब फिर हम इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को कैसे ऑब्टेन करेंगे? तो ध्यान से सुनो। अब मैं अगर बात करूं कि इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, देयर कंपाउंड्स, अब इनको हम कैसे याद करेंगे? ये हम कैसे निकालें, कैसे समझें? तो सबसे बढ़िया है कि जो लिविंग सेल है, लिविंग सेल, इसे क्या करो, ड्राई कर दो। ड्राई कर दो तो वाटर निकल जाएगा, ड्राई वेट हो जाएगा। फिर बर्न कर दो, बर्न कर दिया तो ऐश बन जाएगी। तो बर्न करने से फायदा क्या है कि जितना भी कार्बन है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बन करके उड़ जाएगा, है ना? ठीक है बेटा, सेलुलर मास है इसलिए वाटर लिया है, बायोमोलिक्यूल के सेंस में नहीं लिया है। अभी तो सिर्फ मास वाइज बताया है, तो इसमें तो हमने सब लिए हैं, आयंस भी लिए हैं, वाटर भी लिया है ना? लेकिन कोई पूछे कि इसमें आप बताओ कि कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स हैं, तो आप क्या बोलोगे? प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, आयंस नहीं है, वाटर नहीं है। इज इट क्लियर? ठीक है तनुश्री। तो मैं दूसरी बात कह रहा था, मैंने कहा हम इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स को और उनके कंपाउंड्स को कैसे निकालेंगे? तो हम लिविंग सेल को पहले ड्राई कर लेते हैं, ड्राई कर दिया, सुखा दिया उसे, वाटर इवेपोरेट हो गया। अब इसके बाद उसे बर्न कर दिया, जला दिया। जलाने से, बर्न करने से क्या हुआ, उसका कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनकर के बाहर निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड बनके। अब जो बचता है वो ऐश है, ऐश मतलब राख। तो उस ऐश में इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होंगे ना, केवल इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स ही होंगे ना। क्यों? बात क्लियर हुई क्या? चलिए तो फिर लिखो फटाफट, क्या लिखोगे? फिर से मैं डिक्टेट कर रहा हूं। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, inorganic elements and compounds are also present in the living organisms, 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 which can be known, which can be known with the help of ash analysis technique, which can be known, 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 which can be known with the ash analysis technique,
which can be known with the help of Ash analysis technique, which can be known with the help of Ash analysis technique. ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं इस टेक्निक में, तो लिखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्राई द लिविंग सेल or tissue. First of all, we dry a living cell or a tissue. So water evaporates. Now we burn that dried cell or tissue. So carbon compounds are oxidized to gaseous form like CO2. So carbon compounds are oxidized to gaseous form. Like CO2. ओके, चलिए अब अगला सेंटेंस लिखिएगा, elemental analysis gives composition of living tissue. Elemental analysis gives composition of living tissue. That is, अब इसकी भी एक टेबल बनाई है उन्होंने। अब वो एलिमेंट्स की टेबल देखो, इसको फिर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं, इसमें परसेंटेज याद करना जरूरी नहीं है। तो ह्यूमन बॉडी में जो है वो क्या है, सुनो ध्यान से। मैंने कहा जैसे सबसे ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम, फिर हाइड्रोजन, फिर सल्फर, फिर सोडियम आयन, फिर मैग्नीशियम और सबसे लास्ट में सिलिकॉन। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन ह्यूमन सेल, तो दिस इज अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, दिस इज हाईएस्ट एंड दिस इज लीस्ट। क्लियर है? तो ये आपको इस तरह से लर्न करना है, आपको इसके परसेंटेज नहीं लर्न करना, बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब मैंने ऐसे इसको याद किया है, मैंने याद किया है ओसीन किसी का नाम है मान लो, ओसीन का सॉरी, ओसीन का हंसना, जिसका नाम ओसीन है, तो उसका क्या हो जाएगा, ओसीन का हंसना मजे से, एमजी से, जैसे भी, तो ओसीन का हंसना मजे से। ठीक है, याद रहेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ध्यान रखो, इसी ऑर्डर में याद करना है, ये नहीं तुमने कोई भी ट्रिक बना के, अब तुम क्या, मैंने फिर से वही बताया, एनसीईआरटी में डिक्रीजिंग ऑर्डर मैंने नहीं लिखा है, इसलिए हमें याद नहीं होता है।
तो ये जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है जो मैंने बना के दिया आपको। तो ओसीन का हंसना मजे से, इसे लिख लो। बहुत दिल कर रहा हो कि भाई इनके परसेंटेज लिखने हैं तो आप लिख देना एनसीईआरटी से, लेकिन बिल्कुल जरूरत नहीं है। बट हाईएस्ट कौन है? ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऐसे ही आपको याद होना चाहिए। सबसे कम कौन है? सिलिकॉन। ठीक है, एम आई क्लियर? ह्यूमन बॉडी में क्या है? मुझे लगता है मैं अपनी बात बता चुका हूं, आपको समझ में आ गया होगा। आ गया क्या? तो फिर मैं आगे चलूं। तो आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों समझ में आ गए? बेटा नेट पे क्या शो कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, आपकी एनसीईआरटी में जो लिखा है वही सही है। बच्चा समझ में आया? पूरी, आपको कहीं से सर्च नहीं करना, नेट पे देखोगे अलग अलग डाटा आते रहते हैं रिसेंट रिसर्च के। हमें एग्जाम में वो लगाना है जो एनसीईआरटी में लिखा है। अब इसमें से एक चीज ये भी देख सकते हो, एक बच्चा पूछ रहा है, बात सही है उसकी, कि कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड एसिड सॉल्युबल में मिलता है और कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड एसिड इनसॉल्युबल में मिलता है। तो आप इसे लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया है। लिख लो, इन द एसिड soluble फ्रैक्शन inorganic compounds like in the acid, एक सेंटेंस लिख लो, in the acid soluble fraction inorganic compounds like sulfates, phosphates, sulfates comma phosphates are present. Sulfates or phosphates are present. Sulfates and phosphates are present. Okay, while ash contains, while ash contains many inorganic elements like, while ash contains many inorganic, ash contains many inorganic elements like calcium and magnesium, like calcium and magnesium. Is it clear? Like calcium and magnesium. समझ में आया कि नहीं आया? एक बच्चा कह रहा है सर अर्थ क्रस्ट में भी दिया है परसेंटेज, ये तो ह्यूमन सेल के अंदर हो गया, और उन्होंने साथ में ही अर्थ क्रस्ट का भी दिया है। अर्थ क्रस्ट वाला आपको नहीं लर्न करना, वो एग्जाम में नहीं पूछते हैं। वो दो बातें बता रहे हैं कि सेल के अंदर क्या है और अर्थ के अंदर क्या है, वो ये कंपेयर करके बता रहे हैं। ऐसी कोई भी चीज ह्यूमन सेल के अंदर नहीं हो सकती जो अर्थ में ना हो, सिर्फ ये बता रहे हूं। अरे भाई जो अर्थ में नहीं है, एनवायरमेंट में नहीं है, उससे मिलकर के हम नहीं बने हो सकते। जो अपने महाकवि तुलसीदास जी है, उन्होंने इसको एक चौपाई में लिख दिया है, पता है आपको? कौन सी चौपाई है रामायण की? ग्रेट पर्सनालिटी महाकवि तुलसीदास, उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा, छित जल पावक गगन समीरा और पंच तत्व मिल बना शरीरा। पढ़िए लाइन। छिति मतलब पृथ्वी, जल जल, पावक यानी अग्नि, गगन मतलब आकाश, और समीरा मतलब वायु, एयर। इन पंच तत्वों से मिलकर के शरीर बना है। बात तो वही हो गई, वो तो जब हम साइंस में एनालिसिस करते हैं तब भी वही मिलता है, जो अर्थ में है, जो एटमॉस्फेयर में है, वही हमें मिलेगा। इज इट क्लियर?
तो रिलीजन क्या समझाता है? रिलीजन साइंस ही बताता है, लेकिन अगर हम उसे साइंटिफिकली पढ़ें तो, और जो वो लोग होते हैं ना दिमाग से बंद, वो रिलीजन को साइंस की तरह नहीं पढ़ते, वो रिलीजन को नॉनसेंस मानते हैं, मतलब वो नॉनसेंस जैसा पढ़ते हैं उसको, उसकी प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते, उसका एनालिसिस रिलीजन की अपने हिसाब से कर लेते हैं, और जो उनको फायदा पहुंचाता है वो बातें बताते हैं पब्लिक को। दैट इज रॉन्ग। रिलीजन कभी भी कुछ गलत बता ही नहीं सकता, कोई भी रिलीजन हो। ये समझ में आया कि नहीं? ये जो बोलना है ना कि मेरा रिलीजन बेस्ट है, ये भी गलत है। सारे ही रिलीजन अच्छे हैं, आपका जहां बर्थ हो गया आप वो मानने लगे, दैट्स ऑल राइट। कोई भी रिलीजन कभी भी कुछ गलत बता ही नहीं सकता। उसको जो पढ़ने वाले हैं वो लोग गलत हैं, जो उन्होंने उसको इंटरप्रेट गलत किया है। ठीक है, चलिए अब ये बात पहले समझ में आ गई। अब इधर आ जाओ पढ़ाई की तरफ। तो मैंने जो बता दिया कि आपको सिर्फ कौन याद करना है? ह्यूमन बॉडी वाला, अर्थ क्रस्ट वाला नहीं याद करना। ठीक है, अब बहुत अच्छे से एक बात समझो। ये तो याद हो गया ओशियन का हंसना मुझसा, और दूसरा क्या था ये, कैसे याद करना था? विदाउट पेन नो क्लास, नो क्लास लो आईक्यू। अभी तक मैंने दो ट्रिक बताई, दोनों से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाएंगे, मतलब सारा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा, बाकी वाटर है रणदीप। ठीक है, हाँ जी। तो मैंने कहा ये सब हो गया। चलो अब अपन आगे बात करते हैं। बाकी जो ट्रेसेस में वो नहीं लिखती एनसीईआरटी, बहुत ज्यादा जो ट्रेसेस में उनको नहीं लिखते हैं। ठीक है रणदीप, रणदीप हुड्डा हो या रणदीप क्या हो? रणदीप सिंह हो तुम? मैं तो रणदीप हुड्डा समझ रहा था। चलो भाई, है ना। अब बात करते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट की। सुन लो मैं क्या कह रहा हूं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो मैं कह रहा हूं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सुनो ध्यान से कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या है और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है। ठीक है, देखो कोई भी प्लांट हो, कोई एनिमल सेल हो, कोई फंगस हो, है ना, जो भी है फाइव किंगडम सिस्टम में जो भी सेल्स हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ऐसे बनाते हैं जो डायरेक्टली उनकी फिजियोलॉजी के लिए जरूरी होते हैं। उन्हें जरूरत होती है जिस चीज की, जो वो मेटाबॉलिज्म में यूज करते हैं, उन प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। और वो कुछ प्रोडक्ट ऐसे बनाते हैं, हर एक सेल, हर एक ऑर्गेनिज्म, जो उन्हें जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली उनको मेटाबॉलिक चीजों में जरूरत नहीं है, वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हो गए। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट समझ में आया कि नहीं? जो मेटाबॉलिज्म में यूज ना हो, बाकी कोई और फंक्शन करें चलेगा, वो तो चलता ही है, तभी तो बना रहे हैं, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है। लेकिन जो मेटाबॉलिज्म में यूज होने वाले हैं उनको बनाना है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, है ना। एनसीईआरटी अगर आपके सामने होगी तो आपको ये हेडिंग दिख जाएगी, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो मैं लिखवा दूं क्या? यस, 9.2 टेबल भी बनी है उस पे, उसमें बगल में थियरी भी लिखी है, मैं वही लिखवा रहा हूं बच्चे। ठीक है दोस्तों, लिखिएगा। लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस थाउजेंड ऑफ कंपाउंड्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस, living organism produce thousands of organic compounds, that is biomolecules, thousands of organic compounds, that is
बायोमोलिक्यूल्स, बार बार कह रहा हूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट इज बायोमोलिक्यूल्स including amino acids, sugars, chlorophyll, heme, etc. Including amino acids, sugars, chlorophyll, comma heme, HAEM, heme, hemoglobin वाला heme, तो heme, etc. These are required for their basic or primary metabolic processes. These are required for their basic. These are required for these are required, मैंने क्या बोला? These are required for their basic or primary metabolic processes. Their basic or primary metabolic processes like photosynthesis, like photosynthesis, respiration, protein and lipid metabolism, etc. Protein and lipid metabolism, etc. Protein, lipid metabolism, etc. These are called primary metabolites. These are called primary metabolites. ठीक है, these are called primary metabolites. आ गया समझ में? पक्का? ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, many plants, fungi and microbes, many plants, fungi and microbes. अब मैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट की बात कर रहा हूं, तो लिखो many plants, fungi and microbes, many plants, fungi and microbes of certain genera and families, of certain genera and families. क्या लिखा आपने कि many plants, fungi and microbes of certain genera and families synthesize a number of organic compounds. Synthesize a number of organic compounds. फिर से ब्रैकेट में क्या लिखोगे? Biomolecules. तो synthesize a number of organic compounds, ब्रैकेट में biomolecules, which are not involved in primary metabolism, which are not involved in primary metabolism, which are not involved in primary metabolism, which are not involved in primary metabolism. Okay, and seem to have no direct function, and seem to have no direct function, and seem to have no direct function, and seem to have no direct function in growth and development of organisms, in growth and
development of organisms, in growth and development of organisms. These are called as secondary metabolites. सामने लिखा है आपके, these are called as secondary metabolites. ठीक है, अब इसकी टेबल बनी है आपकी एनसीईआरटी में, टेबल बनी है ना? बनी है, ठीक है। ये टेबल आपको लर्न करनी है, तो क्या आप ये एनसीईआरटी से टेबल बना लोगे यहां पर नोट्स में? उसमें याद रखो, जैसे लिखा है इसेंशियल ऑयल्स, नहीं इसकी बेटा कोई ट्रिक नहीं है, ये तो नेम है जो लर्न करने पड़ेंगे ना आपको। जैसे उसमें लिखा है एसेंशियल ऑयल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेमन ग्रास ऑयल्स। कैन एनीबडी टेल that what is the meaning of essential oil? Essential oil, why we are saying that these are essential oils? What is the meaning of essential oils? प्लीज बोलिए, टेबल एनसीईआरटी से नोट कर लेना बेटा। अब क्यों लिखवाऊं? नॉट प्रोड्यूस्ड बाय, क्या लिख रहा है? एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ नहीं, सुनो ध्यान से, वो प्लांट जो होते हैं जिनमें सेंट, परफ्यूम, ये सब निकालने के लिए वो एसेंशियल ऑयल निकालते हैं, और हमारे लिए वो एसेंशियल है, उनके लिए नहीं है, तो हम लोग उनका मेडिसिनली यूज करते हैं। अभी समझ में आया कि नहीं? तो मेडिकल यूज करते हैं, इसलिए हमने नाम रखा है एसेंशियल ऑयल। इज इट क्लियर? तो ये क्या होते हैं? ये परफ्यूम या सेंट जैसे होते हैं, तो चाहो तो वहां पर लिख सकते हो, दे आर जस्ट लाइक परफ्यूम और सेंट। उनके लिए इसलिए एसेंशियल है कि उन जब वो निकालते हैं तो फ्रेग्रेंस निकलती है, और उससे वो इंसेक्ट वगैरह आते हैं, और इससे उनका पॉलिनेशन होता है। समझ में है ना? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए, दैट्स व्हाई दे आर एसेंशियल फॉर देम। इज इट क्लियर? सो प्लीज यू कैन नोट डाउन दिस वन। बाकी आप सारे याद कर लो, जैसे मॉर्फिन को है लिखा हुआ है उसमें, है ना? तो मॉर्फिन क्या है? लिखा है ना, मॉर्फिन, कोडीन, तो ये एल्कलॉइड्स हैं। मैंने आपको विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन लिखवाई थी ड्रग्स। बताओ, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन किसकी मेडिसिन थी, किसकी ड्रग्स थी? कैंसर की, विंका रोजिया से ऑब्टेन करते थे। तो देखो यहां पर लिखी है विनब्लिस्टिन, और उसके साथ साथ क्यूरक्यूमिन भी लिखा है, वो दूसरी ड्रग है। लिखा दिखा आपको? तो मेरा ये सिर्फ कहना है कि पूरी ये टेबल आपको लर्न करनी है। रबर, गम, सेलुलोज, पॉलीमरिक सब्सटेंसेस हैं, कॉन कैनाविन, लेक्टिन है, एब्रिन, राइसिन, टॉक्सिन्स हैं। ठीक है, एब्रिन, राइसिन क्या है? टॉक्सिन्स हैं। मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स तो टर्पीन्स ही होंगे। कैरोटिनाइड, एंथोसाइनेंस पिगमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ समझ में आ गया? अच्छा बताओ, हार्डेस्ट मटेरियल प्लांट का कौन होगा और हार्डेस्ट मटेरियल एनिमल्स का कौन होगा? जैसे ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन सेल में या एनिमल सेल में हार्डेस्ट मटेरियल कौन है? इनेमल। और प्लांट में कौन है? प्लांट में कौन है? एक बच्चे ने अभी तक करेक्ट आंसर लिखा है, 2-3 ने लिख दिया। स्पोरोपोलेनिन, कैसी बात करते हो यार, पोलन ग्रेन्स में स्पोरोपोलेनिन होता है ना? बोलो, तो लिख लो। मुझे लगा कि आप लोग तुरंत बता दोगे, लेकिन ज्यादातर लोगों ने गलत बताया। तो लिखो, हार्डेस्ट मटेरियल इन प्लांट्स इज स्पोरोपोलेनिन, इन एनिमल्स इट इज इनेमल। लिखो जल्दी से, हार्डेस्ट मटेरियल इन प्लांट्स
स्पोरोपोलिन कहां पर होता है? पॉलन ग्रेन्स में। और इन एनिमल्स इट इज इनेमल। ठीक है, अच्छा बताओ, कॉपर आयंस और जिंक ये कौन कौन से एंजाइम्स में होते हैं? बताओ। कार्बोनिक एनहाइड्रेज में क्या होता है? आपने पढ़ा होगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अरे कार्बोनिक एनहाइड्रेज तो सब जानते हो ना। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज में क्या होता है मुन्ना? हैं? इतना टाइम लग गया कार्बोनिक एनहाइड्रेज में? बहुत बड़े वाले नालायक हो भाई। जिंक, जिंक आयन होता है ना। कार्बोनिक एनहाइड्रेज नहीं पता? क्या करता है, किसको किसमें कन्वर्ट करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज? है अल्कोहल कन्वर्ट करता है, ये क्या बता रहे हो भाई? यस, अपन पढ़ते हैं ना CO2H2O बाई कार्बोनेट कार्बोनिक एसिड बनाता है। याद आया कि नहीं? अरे कार्बोनिक एनहाइड्रेज के बिना कैसे आप रेस्पिरेशन पढ़ लिया आपने? एंजाइम चाहिए ना कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, लेक्टिन्स को लर्न कर लो बच्चे, मतलब अब इतनी जरूरत नहीं है आपको। तो मैंने कहा कार्बोनिक एनहाइड्रेज हो गया। टायरोसिनेज, टायरोसिनेज में क्या चाहिए? ये दो याद कर लो जरूर। इसमें चाहिए कॉपर आयन, तो लिख लो फटाफट। कार्बोनिक एनहाइड्रेज में क्या चाहिए था? जिंक। कॉपर आयन किस में चाहिए? टायरोसिनेज। ठीक है, कॉपर मतलब क्यूप्रिक आयन। कॉपर आयन मतलब कौन सा? क्यूप्रिक आयन की बात चल रही है बच्चे। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए, तो क्यूप्रिक आयन मतलब 2+ लिखेंगे, है ना। अब देखो अपने को सिलेबस में क्या है, ये सब तो जनरल बातें हो गई। अब सिलेबस में क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, एंजाइम्स और न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड आप लोग ने पढ़े होते हैं बॉटनी में, अभी भी पढ़े होंगे, तो वो तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं डीएनए आरएनए। लेकिन मैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और एंजाइम्स भी पढ़ा दूंगा। क्लियर है? क्योंकि एंजाइम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपन लिखना स्टार्ट करें, प्रोटीन से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स, मेरे को पहली चीज बताओ, जो प्रोटीन्स होती हैं वो होमोपॉलीमर हैं या हेट्रोपॉलीमर है? पहला, या दोनों हो सकती हैं? ऑलवेज होमोपॉलीमर, ज्यादातर लोग लिख रहे हैं दोनों। चलो, तो प्रोटीन के लिए पहला स्टेटमेंट लिखो। लिखो, मजा आएगा आपको। लिखो, प्रोटीन्स आर। अब दिल की धड़कनें बढ़ रही होंगी आपकी, तो लिख लो हेट्रोपॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। हेट्रो, पहले ही ऑब्जेक्टिव देखो ज्यादातर लोगों का गलत हो जाता, कई बार एग्जाम में आया। हेट्रोपॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। सोचो आप लोग कितनी पुअर, कितनी बुरी हालत है कि हमें प्रोटीन लिखा उसका पहले ही क्वेश्चन नहीं आता। एनसीईआरटी में ब्लैक बोल्ड से काले काले अक्षरों से लिखा है। ठीक है, तो अमीनो एसिड्स, बहुत सारे टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं ना, उसमें से कितने टाइप के अमीनो एसिड्स प्रोटीन बनाते हैं?
बोलो। हाँ 20। इसका मतलब डोंट गेट कंफ्यूज। बहुत सारे बच्चे ऐसे कंफ्यूज जाते हैं कि सिर्फ 20 टाइप के ही अमीनो एसिड है। नहीं, अमीनो एसिड तो बहुत सारे टाइप के हैं। तो एक सेंटेंस लिखो पहले, अमीनो एसिड्स आर ऑफ सेवरल टाइप्स। लिखो, अमीनो एसिड्स आर ऑफ सेवरल टाइप्स, but out of them only 20 types of amino acids are involved in protein formation. Amino acids are of several types. Out of them only 20 types are used in protein formation. Out of them only 20 types are used in protein formation. अभी दो और रिसेंटली डिस्कवर्ड किए गए हैं तो 22 हो गए हैं, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में 20 लिखा है। तो एग्जाम में अगर दोनों ऑप्शन हो 20 और 22, तो आपको क्या टिक करना है? 20 ओनली, 22 नहीं, क्योंकि वो तो रिसेंट डिस्कवरी है, हम जानते हैं, लेकिन हमें नॉलेज वही दिखाना है जो एनसीईआरटी में लिखा है। तो नीट में हम आंसर 20 लगाएंगे, 22 नहीं लगाएंगे। बोथ कोई नहीं देगा, पागल हो क्या? हैं? बोथ क्यों दे देगा भाई? ये कैसे बनाएंगे? यहां पर बोथ थोड़ी ना है। अगर बोथ कोई दे रहा होगा क्वेश्चन बनाने वाला, तो डेफिनेटली ही शुड चेक हिज मेंटल एबिलिटी। ओके, चलिए, तो ये बात हो गई। अच्छा एक बात बताओ, जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। अमीनो एसिड्स को हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। सब्स्टिट्यूटेड मीथेन मतलब सब्स्टिट्यूट होते हैं मीथेन के। कैसे होते हैं आपको बताया जाए? अमीनो एसिड्स, क्या हो गया भाई? बेटा यस दीपांशु, अगर ऐसा लिखा है एनसीईआरटी में तो वही मानेंगे, है ना? तो देखो कैसे बना होता है ये, जैसे कार्बन है, तो अब CH4 हो गया, 4 H लगा दिए अपन ने, तो क्या हो गया? CH4। अब ये इसकी जगह सब्स्टिट्यूट बनाते जाए, इसमें नए नए ग्रुप लगाते जाएं, तो इन 4 में से 3 जगह पर हमने नए ग्रुप लगा दिए। क्या लगा दिए? यहां पर लगा दिया CH3, यहां पर लगा दिया NH3, यहां पर लगा दिया COOH। तो मीथेन का ही तो सब्स्टिट्यूशन हुआ। और ये कार्बन कैसा हो गया? अल्फा कार्बन हो गया कि नहीं हुआ? तो ये बेसिक अमीनो एसिड आपको समझ में आया क्या? कायरल कार्बन, यस सही है, कायरल कार्बन हो गया ये। तो मुझे बताओ ये हुआ क्या? ग्लाइसिन या एलेनिन या सेरीन है? अल्फा अमीनो एसिड वाला ये जो बनाया सामने, वो क्या हुआ? ग्लाइसिन या एलेनिन या सेरीन है? ठीक है, ज्यादातर लोगों ने आंसर दे दिया, तो ये क्या हुआ? एलेनिन। अगर हम इसी को कहें कि ग्लाइसिन बनाए, तो जो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है ग्लाइसिन, तो जब आप ग्लाइसिन बनाओगे तो क्या हो जाएगा? यहां पर CH3 नहीं है, यहां पर H ही है, HH, NH2 COOH, ये हुआ ग्लाइसिन। तो आप देखोगे ग्लाइसिन का कार्बन क्या अल्फा कार्बन है? तो एकमात्र अमीनो एसिड जो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है ग्लाइसिन, उसका कार्बन अल्फा कार्बन नहीं है। ध्यान से देखो, उसको लिख सकते हो कि जो ग्लाइसिन है उसमें अल्फा कार्बन नहीं है।
और अगर आपको सीरीन बनाना है, सेरीन, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा CH2OH, ये COOH, ये हो गया NH2 और H, तो ये क्या होगा? सेरीन। ऐसे ही मैंने कुछ अमीनो एसिड्स की बात की, ग्लाइसिन, लेकिन यहां पर ये तो रहेगा अल्फा कार्बन, तो लिख सकते हो ओनली glycine is that amino acid which is not optically active. Only glycine is that amino acid which is not optically active. Which is not optically active. अल्फा का मतलब होता है बच्चे जिनके चारों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हों। तो देखो इसमें चारों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हैं, एक हाइड्रोजन, एक NH2, एक CH3, एक COOH, लेकिन यहां पर दोनों ही हाइड्रोजन हैं, तो फिर ये अल्फा कार्बन नहीं हुआ। समझ में आया क्या? देखो इसमें भी चारों डिफरेंट हैं, तो जब डिफरेंट होंगे ऑल 4 कार्बन्स की वैलेंसीज जो है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से सेटिस्फाइड हों, तो वो अल्फा कार्बन है। ओके, यस, दैट इज कायरल कार्बन। चलिए, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। टुमारो वी विल डिस्कस, in next class we will discuss definitely about all proteins in detail. Okay, so stay tuned. Thank you, all the best, have a nice day.